Good morning, students. Let's start our today topic. As in our previous lecture, we discussed a lots of topic. In today's session, what we have to learn? We have to learn about the dipole moment and resonance. Okay. As we know that there is a covalent bond is formed due to the sharing of electrons. If these covalent bonds are formed between the two same type of elements, just for example, hydrogen hydrogen में हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में शेयरिंग हुई हो, O2 फॉर्म होगा, क्लोरीन क्लोरीन में हुई तो क्लोरीन फॉर्म हुआ, तो Cl2 फॉर्म हुआ। तो जब सेम टाइप यानी कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रहा है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टुवर्ड द बॉन्ड। But when this covalent bond is formed between the heteroatomic molecule, heteroatomics के अंदर फॉर्म हो रहा है, जैसे HCl के अंदर हम बात कर ले या NH3 अमोनिया में बात करें तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में फॉर्म हो रहा है कोवलेंट बॉन्ड। HCl में या HF में बात करें तो हाइड्रोजन Cl या HF में फॉर्म हो रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस के अंदर कोवलेंट बॉन्ड जो है, क्योंकि वहां पे हेटेरोएटॉमिक्स जो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या आ जाता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर ना होकर किसी एक इलेक्ट्रॉन जो एटम है जो इलेक्ट्रोनेगेटिव रिच है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, उसकी तरफ क्या हो जाता है, टुवर्ड्स दैट वो शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव में शिफ्ट हो रहे हैं तो बॉन्ड के अंदर क्या हो गई, बॉन्ड की कुछ ना कुछ क्या हो गया, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक के पास में ज्यादा है और दूसरे के पास में थोड़े से क्या होंगे, कम शेयर होंगे, हम ये बोल सकते हैं। यानी कि उस कोवलेंट बॉन्ड में भी क्या आ गई, कुछ पोलैरिटी आ गई। इट्स मींस कोवलेंट बॉन्ड भी हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं या दो तरह के हो सकते हैं। एक तो ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें कोई पोलैरिटी यानी कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। सेकेंडली ऐसे कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर जो हेटेरोएटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण उस कोवलेंट बॉन्ड में क्या आ गया, कुछ ना कुछ पोलैरिटी इंट्रोड्यूस हो गई है, यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो फॉर्म हो चुके हैं। अब जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की हम बात कर रहे हैं तो उनकी पोलैरिटी जो आ रही है वो कितना पोलर है, कैसे हुआ है, उसको एक डिफाइन करने के लिए टर्म आती है हमारे पास डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट एक्चुअली हम किसके लिए निकालते हैं, जो हमारे पास कंपाउंड्स है कोवलेंट बॉन्ड में, वो कंपाउंड कितने पोलर है उनको डिफाइन करने के लिए हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकली यदि हम डिफाइन करें डायपोल मोमेंट को ये क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, यानी कितना चार्ज है, कितना मैग्नीट्यूड है, कितना चार्ज है उन कंपाउंड्स के एटम्स के ऊपर, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है Q into D, वही क्या कहलाता है, डायपोल मोमेंट, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट की यदि हम बात करें क्योंकि क्वांटिटी मेजर है तो इसको हम देते हुए कैलकुलेट करते हैं। बट जब ये तो हमारी प्रैक्टिकल्स की बात हो गई, प्रैक्टिकली हम इनको ऐसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यही चीज यदि हमारे को थ्योरेटिकल में हमें कैलकुलेट करने को दी जाए कि इसका बताइए डायपोल मोमेंट कैसा है, क्या है, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम डायपोल मोमेंट निकालेंगे या डायपोल मोमेंट को शो कर रहे हैं कि इसका डायपोल मोमेंट किधर है, डायपोल मोमेंट सीधे हमें क्या बता रहा है कि पोलैरिटी किधर है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, यानी कि एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि डायरेक्शन हमें बताना है, तो हम इसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी हम इसको लेके चल रहे हैं। तो हम इस तरह के एरो से, एरो और पीछे एक लाइन, इस तरह के इससे हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। जैसे हम इसको समझते हैं, जैसे हमने बात करा HF हाइड्रोजन फ्लोरीन हेटेरोएटॉमिक है, हमने मान लिया फ्लोरीन जो है वो क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है फ्लोरीन की साइड में क्या होंगे, शिफ्टेड होंगे। जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की साइड में शिफ्टेड हैं तो ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट जो है हमें सिर्फ इतना देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर है यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट है, यानी कि इधर पोलैरिटी ज्यादा है, यानी कि डायपोल मोमेंट भी इस साइड डायरेक्शन में होगा, यानी कि ये जो HF है इसके अंदर कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट है, इसका मतलब ये पोलैरिटी शो करेगा बॉन्ड, इसके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड है वो पोलर होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं BeF2 का। डायपोल मोमेंट को हमें कैलकुलेट करने से पहले हमें ये भी मालूम होना चाहिए वैसे कि इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है। आगे जाकर हम पता करेंगे कि डायपोल मोमेंट कि कौन सा मॉलिक्यूल कैसे ज्योमेट्री, कौन लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ट्राइगोनल में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई टेट्राहेड्रल है, कोई ऑक्टाहेड्रल है, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो BeF2 की हम बात करें तो हमें हमारा बेरिलियम दो फ्लोरीन है, इधर भी फ्लोरीन इधर भी फ्लोरीन, जितना पुल अप इधर होगा उतना ही राइट हैंड साइड में, यानी कि इक्वल अमाउंट में जो है डायपोल मोमेंट जो है दोनों साइड में है, यानी कि इधर भी डायपोल मोमेंट है उतना ही मैग्नीट्यूड का डायपोल मोमेंट इधर भी, क्योंकि दोनों साइड फ्लोरीन है तो दोनों सेम अपने पुलिंग फोर्सेस, सेम अट्रैक्शन फोर्सेस को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड में खींचेंगे बेसिकली। तो इस केस में क्या होगा, इधर का डायपोल मोमेंट और इधर का डायपोल मोमेंट
कैंसिल आउट। तो बेरिलियम फ्लोराइड के अंदर हम बात करें तो जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ जाती है, अप्रोक्सीमेट नियर टू 0 होती है। BF3 की बात करें, बोरोन फ्लोराइड ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर इसकी स्ट्रक्चर होती है, बोरोन फ्लोराइड ट्राइगोनल प्लेनर, एक दो फ्लोरीन मिला और एक फ्लोर ट्राइगोनल प्लेनर की स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अब जब हम इसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, ऑब्वियसली बोरोन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट इधर है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का डायपोल मोमेंट इधर है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का इधर होगा। इन दोनों का, क्योंकि हम इसको एज अ वेक्टर क्वांटिटी ट्रीट करके चल रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं डायपोल मोमेंट इस साइड में कहीं आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, तो इस डायरेक्शन में भी बाय डायपोल मोमेंट है, उस डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट, सेम डायपोल मोमेंट आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट। तो इसका भी नियर बाय क्या आता है, डायपोल मोमेंट जो है म्यू की क्वांट वैल्यू जब हम निकालते हैं तो नियर बाय 0 एग्जिस्ट करती है। ऐसे हम एक्सप्लेन करते हैं अमोनिया के अंदर क्या होता है कि यदि लोन पेयर है तो वो क्या है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, हमें मालूम है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में से किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो डायपोल मोमेंट इधर नाइट्रोजन की साइड में, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट भी नाइट्रोजन की साइड में, इस बॉन्ड का डायपोल मोमेंट भी नाइट्रोजन की साइड में। यानी कि इन तीनों का यदि मैं रिजल्टेंट कैलकुलेट करके रिजल्टेंट कहाँ निकल पाएगा, तो कहीं ऊपर की साइड में रिजल्टेंट निकल के आएगा, यानी कि ये जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ रहा है वो किसी से कैलकुलेट किसी से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक वैल्यू निकलेगी डायपोल मोमेंट की, और वो जनरली कितनी होती है, यानी हम बोल सकते हैं डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0, वो होती कितनी है, इट इज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट, हमें जनरली ध्यान नहीं रखनी होती है, याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। 4.3 × 10⁻³ के अप्रॉक्स इसकी डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकल के आती है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड निकल के आएगा। अब इसी को यदि हम कंपेयर करें NS3 से, यहाँ भी नाइट्रोजन ही है, हाइड्रोजन की जगह हमने किसको रिप्लेस कर दिया, फ्लोरीन को रिप्लेस कर दिया, तो जब हम फ्लोरीन को रिप्लेस करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से क्या होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इनके डायपोल मोमेंट नीचे है, इधर भी डायपोल मोमेंट नीचे है और इधर भी डायपोल मोमेंट नीचे है, इन तीनों का रिजल्टेंट कहीं नीचे की साइड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर भी प्रेजेंट है, तो लोन पेयर के कारण भी कुछ ना कुछ चार्ज है, कुछ ना कुछ पोलैरिटी इंक्रीज होगी, तो ये भी क्या होगा, इसका कारण क्या होगा, लोन पेयर के कारण डायपोल मोमेंट ऊपर की साइड होगा, दोनों कुछ डायपोल मोमेंट नीचे है, कुछ डायपोल मोमेंट ऊपर है। अब ऑल्दो ये डायपोल मोमेंट क्या होंगे, सेम नहीं है, इनकी क्वांटिटी सेम नहीं है, क्योंकि ऊपर लोन पेयर के कारण है, नीचे फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स के कारण है, लेकिन कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जो है दैट विल बी कैंसिल आउट। तो जब ये कैंसिल आउट होता है तो जनरली इसकी जो वैल्यू आती है वो नियर बाय 0.8 × 10⁻38, जो इसके कंपैरिजन में बहुत कम है और हम उसको नियर बाय 0 बोल सकते हैं। तो नियर बाय तो इसकी वैल्यू आती है, यदि हम ये कंपेयर करें कि NH3 और NF3 में ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, NH3 अमोनिया का है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का कम है, क्यों कम है, इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये चीज हमारी हो गई किसके बारे में, डायपोल मोमेंट के बारे में बात हो गई। अब हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटी आती है वो क्वांटिटी आती है हमारे पास रेजोनेंस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे को कई चीजों में हेल्प करती है उनकी कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बढ़ाने में, स्पेशली इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम जब बात करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, तो रेजोनेंस जो है वो बहुत एक स्पेशल रोल प्ले कर रहा है स्टेबिलिटी को के अंदर की उनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। होता क्या है एक्चुअली, जब हम बात कर रहे हैं हमारे पास हमने देखा कि बहुत कई बार हमारे पास ऐसा दिखता है कि आनी चाहिए वैल्यू लेकिन आ रही कुछ और है, यानी एक्सपेरिमेंटली और थ्योरेटिकल वैल्यू में कुछ चेंजेस हैं। तो रेजोनेंस हमें होता क्या है कि हमने जब इसको डिस्कस कर गया या इसकी हमने स्टडी करी तो हमने क्या देखा कि किसी भी कंपाउंड की कुछ और भी सेम लेवल की एनर्जी लेवल की क्या है, कुछ और भी स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करती हैं जो उन सभी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर देती है जो इस कंपाउंड की होनी चाहिए। तो रेजोनेंस एक्चुअली है क्या, रेजोनेंस वो फिनोमिना है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड्स की सेम एनर्जी लेवल से दूसरी स्ट्रक्चर्स को बनाकर उसकी प्रॉपर्टी को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये रेजोनेंस हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, किस कंपाउंड में रेजोनेंस हो रहा है, कैसे रेजोनेंस हो रहा है। तो रेजोनेंस को यदि हमें डिफाइन करना है तो हम सिंपली एक लाइन में इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। हमें मालूम है दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स, एक तो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, और पाई बॉन्ड जो फॉर्म करते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो
पाई बॉन्ड्स जो है उनका पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन का मतलब वो अपनी एक ही जगह से निकल कर किसी दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं और कहीं दूसरा डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कहां पर, जब डबल बॉन्ड के साथ है। क्यों हो सकता है इस कंडीशन में, क्योंकि डबल बॉन्ड में जनरली हमारे पास क्या होते हैं, डबल बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब हमारा बॉन्ड अबाउट द एक्सिस बन रहा है, यानी कि पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल में एक्स एक्सिस वैल्यू हमने मान ली, इन दी एक्सिस को सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और अबाउट द प्लेन यदि बॉन्ड फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है तो वहां पे डबल बॉन्ड होता है। तो रेजोनेंस की जो कंडीशन है, जब डबल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट में हो, डबल बॉन्ड लोन पेयर से हम करें, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन ये आपस में क्या होगा, अल्टरनेट में, तो ये रेजोनेंस शो हो जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड में कोई चार्ज जो है जब आपस में अल्टरनेट में हो तो भी क्या होगा, रेजोनेंस शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया, तो अब होता क्या है कि नेगेटिव चार्ज लगा दे, इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए और ये इधर शिफ्ट हो गए, तो इसकी एक और स्ट्रक्चर क्या बनी, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास हो गया और ये आ गया हमारे पास। तो ये डबल बॉन्ड पहले इधर था कार्बन के बीच में, अब किसके बीच में आ गया, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में आ गया। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर्स होती है, इस तरह का जो फिनोमेना है, वो क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। कुछ एग्जांपल्स हम इसको समझते हैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं ओजोन का। जब हम ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमारे को ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखता है, और जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसको देखना कि हमने देख लिया कि एक साइड सिंगल बॉन्ड है और एक साइड डबल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो अलग अलग होगी। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम आती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा है, तो भाई दो बॉन्ड लेंथ निकलनी चाहिए। लेकिन जब हम ओजोन का एक्सपेरिमेंटली हम इसको देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो हमने क्या देखा कि ओजोन की जो बॉन्ड लेंथ है वो एक ही है, 128 पिकोमीटर, जो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड से कम है और डबल बॉन्ड से थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये क्यों हुआ, उस चीज को एक्सप्लेन कैसे हुआ, हमारा रेजोनेंस से हुआ कि हमने देखा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड लोन पेयर है और यहाँ डबल बॉन्ड है, ये ऑल्टरनेट में आ रहा है, तो क्या होता है, ये लोन पेयर इधर शिफ्ट हो जाते हैं और बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन एज अ लोन पेयर इस ऑक्सीजन पे आ जाते हैं, तो हमारे पास एक और ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर बन सकती है। रेजोनेंस की जो स्ट्रक्चर होती है उनको हम इस तरह की स्ट्रक्चर्स में एरो से शो करते हैं, डबल एरो से, कि ये स्ट्रक्चर इसमें और ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो सकती है। तो हमारे पास अब क्या हुआ, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और ऑक्सीजन पे क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। ये प्रोसेस क्या हुआ, कंटिन्यूअसली में चलता रहा। तो एक्चुअल में ये हम इसका एक हाइब्रिड है, मतलब जो इन दोनों स्ट्रक्चर का कंबाइन बीच का स्ट्रक्चर, तो मैं क्या देख रही हूँ कि सिंगल बॉन्ड तो दोनों ऑक्सीजन के साथ में, लेकिन डबल बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है एक ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन 1 2 3 के बीच में ये डबल बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन हुआ है, दैट विल बी डीलोकलाइज्ड, यानी कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है और इसके अंदर भी कुछ डबल बॉन्ड के कैरेक्टर है। इसका मतलब यहाँ भी कुछ कैरेक्टर पाई के हैं, यहाँ भी कुछ कैरेक्टर पाई के, इसलिए इन दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या है, सेम आपकी, दैट इज 128 पिकोमीटर। सेम यदि हम और एक्सप्लेन करें, कार्बोनिक आयन को हम देखते हैं, तो कार्बोनिक आयन के अंदर हमारे में ये स्ट्रक्चर होती है कार्बोनिक आयन की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दो चार्ज नेगेटिव, ऑक्सीजन पे 6 और 7 इलेक्ट्रॉन और ये 8, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड इस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या है, देखो अल्टरनेट में डबल बॉन्ड सिंगल और चार्ज कंडीशन फॉलो हो रही है हमारी। अब होता क्या है, ये इधर शिफ्ट हो गया नेगेटिव चार्ज और ये पाई बॉन्ड इधर नेगेटिव के फॉर्म में आ गया, तो हमारी क्या स्ट्रक्चर बनी, नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन का आ गया, डबल बॉन्ड पे आ गया। तीसरी कंडीशन क्या है भाई, यहाँ वाला ऑक्सीजन भी ये ना करके ये वाला ऑक्सीजन भी तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, इधर शिफ्ट कर सकता है। तो जब इस इलेक्ट्रॉन ने अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो डबल बॉन्ड आ गया यहाँ और चार्ज आ गया ऊपर वाले का आ गया और ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एज इट इज प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो डबल बॉन्ड है वो इन तीनों कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो रहा है, लोकलाइज हो रहा है, घूम रहा है, और डीलोकलाइजेशन के इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स में रेजोनेंस को स्टडी की गई है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। बेंजीन में ये बहुत सारा देखा जाता है, जहां जब बेंजीन है, क्योंकि डबल बेंजीन क्या होता है हमारे पास, दिस इज द बेंजीन C6H6, डबल बॉन्ड क्या हो रहे हैं, अल्टरनेट में आ रहे हैं, तो ये डबल बॉन्ड भी क्या होते जाते हैं, एक दूसरे को डीलोकलाइज करते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं वो कंपाउंड उतना ज्यादा क्या होता है, स्टेबिलिटी को
गेन करता है, क्योंकि वो उतनी ज्यादा एनर्जी लेवल है, उतनी ज्यादा क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाता है। थैंक यू।